आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इरेडा के बारे में। यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को लोन प्रोवाइड करती है और साथ ही वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है उसी से इस कंपनी का बिजनेस चलता है और ग्रो करता है। अब यहाँ इस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी रिटेल ट्रेडर फंसे हुए हैं और अब देखने में यह आ रहा है कि कंपनी जो है अपने क्वार्टरली नंबर अच्छे प्रेजेंट कर रही है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक का जो प्राइस है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या स्टॉक को यहाँ से बेच दे के निकल जाना चाहिए या इस भाव पे हमें एवरेजिंग करना चाहिए। अगर आपके भी ये सवाल है और आप भी इरेडा के स्टॉक में फंसे हुए हो या इरेडा के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ कि इरेडा के स्टॉक में आपको बाइंग करना चाहिए या आपको इसमें से बाइंग अवॉइड करना चाहिए, न्यू एंट्री लेना चाहिए या न्यू एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सके। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया और स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है इरेडा, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो जैसे कि यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि सोलर, विंड और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को का फाइनेंस करती है और वहीं से जो इंटरेस्ट आता है उसी इंटरेस्ट से जो है वो कमाई करती है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक कंपनी है जो सोलर प्लांट्स लगाना चाहती है और उस कंपनी के पास में जो है कि पैसे नहीं है, और तो क्या करेंगी, क्योंकि वह कंपनी इरेडा के पास जाएंगी, इरेडा उस कंपनी को लोन प्रोवाइड करेंगी और उस कंपनी से जो लोन देंगी और लोन के बाद बदले में जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, वही इंटरेस्ट क्या है कि इरेडा कमाती है और यही जो है वो इसका बिजनेस है की तरह यह कम, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फोकस यह कंपनी करती है। अब एक और बात ये आती है कि इसके हम क्वार्टरली नंबर के ऊपर नज़र डालते हैं। जैसे कि इसका कंपनी का जो रेवेन्यू है, मैं आपको यहाँ पे 3 सालों का डेटा बताने वाला हूँ, सन 2023, 2024, 2025, 3 सालों का डेटा बताने वाला हूँ। तो कंपनी ने 2023 में जो रेवेन्यू जनरेट किया था ये था 3,482 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो गया 4,964 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया और 2025 में देखा जाए तो ये रेवेन्यू जो है उसके ना एक शानदार जंप देखने को मिला, जो 6,742 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने जो था वो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया। अब रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी देख लेते हैं, तो सन 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 865 करोड़ था। 2024 में ये प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1,252 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हो गया। वहीं पे 2025 में बढ़ते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 1,699 करोड़ हो गया। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में भी जो है कि वो ग्रोथ देखने में आ रही है। अब यहाँ पे जो क्वार्टरली इसके सेल्स है उसकी ग्रोथ पे एक नज़र डालते हैं, तो उसकी क्वार्टरली जो सेल्स ग्रोथ हो रही है उसके अंदर 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 37% का देखने में आता है। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो खराब नहीं है, कंपनी के बिजनेस की जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने में आती है। लेकिन यहाँ पे अब एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इरेडा कंपनी के शेयर में निवेश किया है तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है इरेडा कंपनी में वो 71% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मानी जाएंगी। अब रिटेल होल्डिंग की यहाँ पे कंपनी की 21% है, यानी कि इसके अंदर जो ज़्यादा वो रिटेलर है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। मतलब ये है कि जो रिटेल है वो पैनिक में इस स्टॉक को बेच के निकल रहे हैं, जिसके कारण आपको स्टॉक के अंदर थोड़ा डाउनफॉल भी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखे हुए हैं, वो कंपनी के शेयर को बेच नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं, तो कंपनी का जो चार्ट है, स्टॉक का जो चार्ट है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है। अब इसका डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड में है और इसका जो प्राइस है वो मूविंग एवरेजेस, जो कंपनी स्टॉक में जो मूविंग एवरेजेस है सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे कंपनी का शेयर, स्टॉक का शेयर प्राइस इस समय काम करते हुए नज़र आ रहा है। और जो इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स है बाकी भी वो निगेटिव जोन में नज़र आ रहे हैं। और आरएसआई की बात करते हैं तो ये 35 और 40 के अराउंड ही कामकाज कर रहा है, यानी कि ये भी इस समय स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएंगे, अगर ये भी इस समय वीक स्ट्रक्चर में देखने में आ रहा है।
अब यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो नियर का इसका जो सपोर्ट जोन बना हुआ है ये 122 से लेकर 113 का एक एरिया है, जहाँ से स्टॉक जो है बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और रजिस्टेंस की बात करते हैं तो जैसे कि अभी इसके क्वार्टरली नंबर आए थे उसके बाद स्टॉक ने 146 के आसपास की एक रैली दिखाई थी, और वहीं से इसके अंदर मतलब कि एक 146 से लेके 159 का इसके अंदर एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। यहीं से स्टॉक जो है वापस से नीचे आ जाता है और सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाता है, यानी कि एक सीमित दायरे में इरेडा का शेयर जो है वो कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। अब इसका जो ट्रेंड की बात करते हैं तो स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अभी भी जो है वीक देखने में आता है। अब एक बात ये आती है कि कंपनी के स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है और रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी स्टॉक गिर रहा है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके अंदर जो संभावित है वो 3 कारण हो सकते हैं। पहले तो ये हो सकता है एक्सपेक्टेशन जो थे वो पहले से ही इसके प्राइस में थे, यानी कि जब कंपनी का आईपीओ आया था तो ये 50 रुपये के प्राइस बैंड पे ओपन हुआ था, यानी कि 50 रुपये पे ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद सीधे से इसके अंदर एक वन तरफा रैली आई थी और यहाँ पे स्टॉक जो है वो 300 रुपये का हाई भी लगा चुका था। और उसके बाद से देखिए तो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग उसी एरिया से बनते हुए नजर आई। अब यहाँ पे जो रिटेल बैंक की बात करते हैं तो रिटेलर ने जब आईपीओ लिस्ट हुआ था और स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था उस समय रिटेल यहाँ पे क्या किया था उन्होंने कि इसमें बाइंग उन्होंने ज़्यादा करके बैठे थे, और ऑपरेटर जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन थे। और मार्केट क्या है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर को देखता है, पास्ट को नहीं देखता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर जो है वो पास्ट को यानी बीता हुआ को देखता है, लेकिन फ्यूचर को देखता नहीं है कि आगे कंपनी क्या करने वाली है। और वहीं यहाँ पे हुआ कुछ जो रिटेल ट्रेडर थे उन्होंने देखा कि स्टॉक का प्राइस इस समय 150 पे आ गया है और 300 का हाई लगा चुका है, यानी कि स्टॉक जो है वो 300 पे जा सकता है। फिर स्टॉक नीचे आया 110-15 रुपए के भाव में आया तो सोचा कि ये 300 रुपये था वहाँ तक के वापस जा सकता है या 150 रुपये 200 रुपये तो जाएगा। अब रिटेल ने क्या किया कि पास्ट डेटा को देखा, फ्यूचर को देखा नहीं, और जब स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो पैनिक में वो अपने स्टॉक को बेचने लगे, जिसके कारण जो शेयर का प्राइस था वो कंटिन्यू डाउन जाने लगा। अब एक और बात ये आती है कि इस स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है। अब स्टॉक का प्राइस गिरने के 4 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि आईपीओ जब आया था 50 रुपये पे आईपीओ खुला और उसके बाद से स्टॉक जो था अप ट्रेंड में था। जिन लोगों ने 50 रुपये के प्राइस पे स्टॉक में को खरीदा होगा तो वो होना हो अभी भी प्रॉफिट में है, तो वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे जो हाई वैल्यूएशन पहले से यहाँ पे चार्ट पे देखने में आ रहे थे, जो प्राइस था वो हाई वैल्यूएशन में था। अब तीसरी बात ये आती है कि इंटरेस्ट रेट कंसर्न यहाँ पे हो सकते हैं, और चौथी बात ये आती है कि रिन्यूएबल सेक्टर सेंटीमेंट इस समय स्लो देखने में आ रहे हैं। तो ये 4 संभावित के कारणों के कारण ही जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बात ये आती है कि कुछ रिटेल ट्रेडर या जिन लोगों की इरेडा में पोजीशन पहले से बनी हुई है, अब वो सोच रहे होंगे कि इस भाव पे हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक एजुकेशनल पर्पस पे बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे एंट्री लेने से पहले आप अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेने की बात आती है तो एंट्री आपको यहाँ पे तभी लेना है जब आपको यहाँ पे ट्रेंड का जो है वो रिवर्सल आता हुआ नजर आए, यानी कि आपको एक ऐसा एरिया देखना है जहाँ से स्टॉक जो है कि एक बेस बनाता हुआ नजर आए। जब स्टॉक का प्राइस का एक बेस बनेगा और उस बेस को वो सपोर्ट लेगा और सम्मान देने के बाद वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और आरएसआई भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, तब हम यहाँ पे एक मान सकते हैं कि इस स्टॉक का जो है वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ देखने में आ रहा है। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन देखने को मिले तब हम यहाँ पे एंट्री लेने के बारे में प्लान करेंगे। और उसका दूसरा कारण है कि इसका हायर हाई अगर बनने लगेगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान करेंगे। अब तीसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम इसमें आना चाहिए। जैसे इस स्टॉक के प्राइस में वॉल्यूम आने लगेगा तब हमारे पास ऐसा लगेगा कि इसके अंदर जो है वो एंट्री लेने का समय आ चुका है। अब यहाँ पे जो फॉलिंग नाइफ पकड़ना रिस्की होता है, जैसे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं स्टॉक गिर रहा है तो इसको एवरेज करो एवरेज करो, तो ये पकड़ना आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। जब तक कि स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश ना करे या एक बेस बनाने की कोशिश ना करे तब तक कि हमें स्टॉक को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। जब बेस बने तब हमें एंट्री के बारे में प्लान करना चाहिए। जैसे इसके संबंध में ऐसा कोई बेस बनने की जानकारी मिलेंगी या चार्ट पे ऐसे कोई सिग्नल बनेंगे तो उसके संबंध में हम यहाँ पे पहले एक वीडियो बनाएंगे, जानकारी लेके आएंगे और उसके बाद में जानकारी से पूरा आपको एनालिसिस करके बताएंगे। अब एक और बात ये आती है कि जो लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए।
तो सबसे पहले एक प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैनिक सेलिंग यहाँ पे गलत है। इस प्राइस पे अगर आप यहाँ पे पैनिक सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो वो गलत है। अब ब्लाइंड एवरेजिंग भी आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो भी आपके लिए गलत है। कि अगर आप देखें कि स्टॉक आपको कम में मिल रहा है, 300 का स्टॉक आपको 120 130 में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे खरीद लो, ये भी गलत है। आपको ब्लाइंडली यहाँ पे एवरेजिंग भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लान बनाना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस प्रकार का आपको प्लान बनाना चाहिए और सपोर्ट जोन पर आपको रिव्यू करना जरूरी है। जैसे स्टॉक सपोर्ट जोन पे आएगा तब हम यहाँ पे स्टॉक को चार्ट पे रिव्यू करेंगे। अब रिस्क मैनेज करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्क क्या करना है। जब स्टॉक सपोर्ट में है तो वहाँ पे हमें टेक्निकल चार्ट के आधार पे प्रॉपर सपोर्ट पे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपनी क्वांटिटी को एवरेज बाइंग करना चाहिए वो भी हमें आगे देखना चाहिए। तो दोस्तों ये था इराइडा के बारे में पूरा की पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपका को बेनिफिट हो सकता है, और यहाँ इस वीडियो में हम जो भी बात बताते हैं वो रियलिटी के पे बताते हैं और सारी जानकारी हम आपको चेक करके बताते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो चैनल के माध्यम से बताई हुई जानकारी से आपको बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, उस चैनल को और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आगे आपसे फिर मिलेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बने रहिए स्टॉक 20 के साथ।